राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस। आप सभी ने सुना होगा कि प्रोसेस क्या होती है। किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना या वो प्रोग्राम जब एक रनिंग स्टेट में होता है, हम उसे बोलते हैं प्रोसेस। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक प्रोग्राम राइट करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, C++, जावा, डिपेंड करता है कि हम किसके साथ कंफर्टेबल है, कौन सी लैंग्वेज हमें आती है। उसके बाद हम उसको कंपाइल करते हैं कंपाइलर में से, और कंपाइलर क्या करता है, करने के बाद उसका बाइनरी कोड क्रिएट कर देता है ओरिजिनल कोड से। फिर हम बोथ ओरिजिनल और बाइनरी कोड को प्रोग्राम्स बोलते हैं। जो भी कोड हमारा कन्वर्ट होकर आता है या जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी थी या राइट डाउन की थी, एक सिंटैक्स में प्रॉपर डिज़ाइन किया था स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो हमारा प्रोग्राम, वो कोड एक प्रोग्राम कहलाता है। लेकिन जब हम उस बाइनरी कोड को रन करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वो एक अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो आ जाता है प्रोसेस। रनिंग द बाइनरी कोड टर्न्स इट इनटू ए प्रोसेस। जब बाइनरी कोड रन करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं प्रोसेस, व्हेन वी कॉल इट प्रोसेस। तो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कुछ असेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स होते हैं, और वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेकंड वन आ जाते हैं उसके कुछ गोल्स होते हैं, एंड द लास्ट वन इज बेनिफिट्स, उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट वन है कि मैनेज स्टार्ट स्टॉप एंड शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस। जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे हो फर्स्ट कॉलम में आप लोग। तो इसका मतलब है कि वो हर एक चीज़ को मैनेज करता है, कब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, कब हमने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, कब हमें स्टॉप करना है, उस प्रोसेस की शेड्यूलिंग क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस प्रोसेस को देनी है, कि कौन सी प्रायोरिटी पे कौन सी प्रोसेस रहेगी। तो ये सारा शेड्यूल कौन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आ जाती है प्रिवेंट डेडलॉक्स। डेडलॉक से हमें बचाती है कि उसके अंदर डेडलॉक्स ऑकर नहीं होना चाहिए। डेडलॉक्स के बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए सिर्फ यही याद रखना है कि डेडलॉक से प्रिवेंट करती है, बचाती है। फैसिलिटेट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है आईपीसी। आईपीसी का मतलब है कि प्रोसेसेस के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है ना, कि उनको कब किस प्रोसेस को स्विच करना है, अब किसको एग्जीक्यूशन का टाइम है, किसको रेडी क्यू में भेजना है, किसको रनिंग स्टेट में भेजना है, किस प्रोसेस को वेट करना है या फिर होल्ड करना है। तो उनके ये डिवाइसेस की अपनी जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट सेंड करना, एक्सेप्ट करना, होल्ड एंड वेट करना, वो सारी आ जाती है आईपीसी कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंडर। एंड सबसे लास्ट है सिंक्रोनाइज दी प्रोसेसेस। प्रोसेस को सिंक में लेके चलना होता है, एक सीक्वेंसिंग में, कि हमने एक प्रोसेस कर दी, फिनिश होगी, अब उसके बाद सेकंड आएगी, तो सेकंड को हमें कैसे मैनेज करना, वो उसको सिंक कैसे करना। और अगर हमने हर एक प्रोसेस के लिए टाइम डिवाइड कर रखा है कि इस प्रोसेस को सिर्फ 3 सेकंड या 4 सेकंड मिलेगी, तो उनके बाद उसको सिंक कैसे करेंगे कि फर्स्ट प्रोसेस को हमने कहाँ पे लेफ्ट किया था, कहाँ पे उसका कितना टास्क हमने कंप्लीट किया है, तो फिर वहीं से उस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करना, वो होती है सिंक्रोनाइजेशन, उन प्रोसेसेस को सिंक करके चलना। ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। देन हमारा आ जाता है गोल्स। गोल्स में आ जाता है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कॉन्फ्लिक्ट फ्री प्रोसेस एग्जीक्यूशन एंड ऑप्टिमल सिस्टम परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि हर एक रिसोर्स को एलोकेशन होनी चाहिए एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे से, जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, वो हर एक चीज़ अलॉट होनी चाहिए हर डिवाइस को, हर प्रोसेस को या फिर किसी भी टास्क को। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूशन के टाइम में, कोई एरर, इशू या फिर एक्सेप्शंस नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रोसेस हमारी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए किसी भी इंटरप्ट की वजह से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री होनी चाहिए। और हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा हम ऑप्टिमाइज़ कर सके उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सके, आउटपुट्स हम ले सके कंप्यूटर से। तो इसलिए उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमल होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अनेबल्स मल्टीपल एप्लीकेशन टू रन सिमिल्टेनियसली। इसमें हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को एक साथ रन कर सकते हैं। हम चलाते हैं, जैसे अपने पीसी और कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, हम वर्ड चला रहे हैं, साथ में म्यूज़िक चला रखा, हमने पेंट कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ हमने कोई गेम खेल लिया, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, एक ही साथ हम कई एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं
तो ये इसका बेनिफिट होता है। एंड वही कि इसका सिस्टम यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिवनेस भी होती है इसमें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने काम में ले सकें और उसका आइडियल टाइम ना रहे, वो बिल्कुल भी सीपीयू फ्री ना रहे। सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ही मैक्सिमम होनी चाहिए, ना कि मिनिमम। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक प्रोग्राम और प्रोसेस का सिंपल सा डिफरेंस। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। इसमें सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस है, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रोग्राम हमारा होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारा सिंटैक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, सारे फंक्शंस होते हैं, लूप्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को हम जब एक स्पेसिफिक वे से डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो हम किसी टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए करते हैं, तो वो हमारा प्रोग्राम होता है। और जब भी इन इंस्ट्रक्शंस को या इन इंस्टांसेस को हम हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा एग्जीक्यूटिंग हो जाता है, जब स्टार्ट इसमें रन करना शुरू कर देता है ये प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शंस, तब वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। ये प्रोग्राम जो हमारा है वो पैसिव एंटिटी होती है, क्योंकि ये जो इसको हम जहाँ पे स्टोर करते हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। वहीं अगर प्रोसेस की बात करें तो ये एक्टिव एंटिटी बोला जाता है इसे, क्योंकि हम इसको एग्जीक्यूशन के टाइम क्रिएट करते हैं और इसको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पे। प्रोग्राम एग्जिस्ट एट ए सिंगल प्लेस एंड कंटिन्यूज टू एग्जिट अंटिल इट इज डिलीटेड। एक प्रोग्राम को हमने कहीं पे भी सेव कर दिया, वो जब तक वहाँ पे रहेगा जब तक हम खुद से उसको डिलीट नहीं कर देते। वो वहीं पे स्टोर रहेगा, उसका स्पेस वहीं पे कंसिडर रहेगा कि हाँ, हम इसको जब तक खुद से डिलीट नहीं करेंगे ना, प्रोग्राम वहाँ से नहीं डिलीट हो सकता। वहीं अगर एक प्रोसेस की बात करें तो जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, वो टास्क अपना परफॉर्म कर लेता है, तो वहाँ से प्रोसेस को मेन मेमोरी से एग्जिट कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम स्पेन के लिए ही मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करवाई जाती है। प्रोग्राम एक स्टैटिक एंटिटी है, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट एक स्टोर कर सकते हैं जब तक डिलीट नहीं करेंगे। और प्रोसेस एक डायनामिक है, क्योंकि इसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करना पड़ता है, लाना पड़ता है और वापस रिटर्न करना पड़ता है। प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इट ओनली रिक्वायर्स मेमोरी स्पेस फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम को सिर्फ हमें स्पेस चाहिए होता है स्टोर करने के लिए मेमोरी में, इसको किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर एक प्रोसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, मेमोरी एड्रेसेस की और सीपीयू की, कि हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन में मेन मेमोरी में कैश मेमोरी, तो इन सब चीज़ों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत होती है प्रोसेस में। प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ब्लॉक, इसमें कोई भी कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता। और वहीं अगर प्रोसेस की बात करें तो इसका खुद का आर्म कंट्रोल, खुद का कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसे बोलते हैं हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी जस्ट एक बेसिक की प्रोसेस का खुद का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, प्रोग्राम का नहीं होता। प्रोग्राम हैज़ टू लॉजिकल कंपोनेंट्स, कोड एंड डाटा। प्रोग्राम में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं। सारा कोड जो भी हम लैंग्वेज में लिखते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, तो ये सब डिपेंड करता है कि हमें प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखना है। वहीं अगर प्रोसेस की बात करें तो ए प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन। इसमें डाटा तो होता ही होता है, बट इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस को मैनेज करना होता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कब किस फंक्शन को कॉल करना है, रिटर्न करना है, किस वेरिएबल को हमें पूरे प्रोग्राम में ओवरऑल एग्जीक्यूट करवाना है, ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, तो ये सारी मैनेजमेंट करके चलनी पड़ती है प्रोसेस के अंदर। इसलिए हमें इसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि सिर्फ हमें इतने कंपोनेंट्स ही रिक्वायर्ड है, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हमें प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोग्राम डज नॉट चेंज इटसेल्फ। प्रोग्राम को अगर हमने एक बार कोड और इंस्ट्रक्शंस एक सिंटैक्स में सेट करके अगर कहीं स्टोर कर दिया है, तो वो खुद से चेंज नहीं हो सकता जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसे अपडेट नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेसेस की, तो ये एक सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इनका देयर प्रोग्राम कोड में भी दी सेम, बट प्रोग्राम डाटा में भी डिफरेंट। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका प्रोग्राम डाटा, प्रोग्राम कोड तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन उसका प्रोग्राम डाटा जो है वो चेंज हो सकता है। कोडिंग तो हमने कर रखी है, कोड तो सेम रहेगा, लेकिन वहीं अगर डाटा में हमने लूप लगा दिया कि इन्फिनिटी से जैसे 1 to 10 तक वो अपने आप डाटा उठाता, तो वो डाटा वो चेंज होता रहता है एग्जीक्यूशन में डायनामिकली, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये कभी भी डाटा इसका जो है वो कभी भी सेम
नहीं रहता। एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम के अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने ये वेरिएबल लिया है, इसको हमने ये अलॉट किया है, उसको हमने वहाँ से कॉल किया है, इसको यहाँ पे रिटर्न करना है, इसमें एडिशन का फंक्शंस हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ डिवीज़न करनी है। वो हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें इस टास्क के लिए ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स और हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। वहीं अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए इस यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होता है एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद हमारा आ जाता है हाउ डज ए प्रोसेस लुक लाइक इन मेमोरी। अगर हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें प्रोसेस हमारी कैसे लगती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस है, टेक्स्ट सेक्शन, स्टैक, डाटा सेक्शन, हीप सेक्शन एंड डायनामिकली अलॉटेड मेमोरी ड्यूरिंग प्रोसेस रन टाइम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट में कि डायनामिकली जैसे ही हमारी प्रोसेस स्टार्ट करती है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है, तो हमारा जो मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है वैसे तो स्टैक होता है, यहाँ पे हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन वगैरह होती है। फिर हीप सेक्शन होता है हमारा, देन डाटा होता है और टेक्स्ट होता है। तो इन सेक्शंस में हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं। डाटा सेक्शन में हमारा आता है कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जब हम पूरे प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक बार डिफाइन किया लेकिन वो ओवरऑल प्रोग्राम में काम आते हैं हमारे। तो ग्लोबल वेरिएबल्स वही होते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए नहीं होते, वो पूरे प्रोग्राम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर। वही हम अगर स्टैक की बात करें तो स्टैक में हमारा टेम्परेरी डाटा रहता है कि हमने जो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आए हम जिस डाटा को, उसको हम स्टैक में स्टोर करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स फंक्शंस, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स। तो इसमें हम क्या क्या फंक्शंस इसमें हम इंक्लूड करते हैं, हमारे फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न एड्रेसेस होते हैं और लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शंस का वैसे ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ हम करंट एक्टिविटी करते हैं, कि इसके अंदर जो जो हमारा काम चल रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं हम टेक्स्ट सेक्शन के अंदर, वो सारी इंक्लूड्स करंट एक्टिविटी भी आ जाती हैं इसके अंदर। एंड रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। इसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम काउंटर का यूज़ करते हैं। मोस्टली प्रोग्राम काउंटर हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि इसमें नेक्स्ट प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस को हम स्टोर कर सकें। तो ये हमारा ओवरऑल एक ओवरव्यू था। ये एक आइडिया है कि हम मेमोरी में डाटा को या हर एक चीज़ को कैसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम उसे कैसे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं प्रोसेसेस के, और वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होती है प्रोसेस आईडी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक की अपनी एक आईडी होती है ताकि हम यूनिकली उसे आइडेंटिफाई कर सकें, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा असाइन की जाती है। ताकि हमें किसी भी प्रोसेस को पहचानना हो तो हमारे पास कुछ की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई मैं इस प्रोसेस पे काम कर रहा था और इसके बाद नेक्स्ट वाली मुझे ऐसे ये वाली एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद हमारी प्रोसेस स्टेट्स होती हैं, जैसे रेडी, रनिंग, वेटिंग। तो इसके अंदर स्टेट्स आ जाती है। प्रोसेस स्टेट्स पे हम पूरा डायग्राम करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो स्टेट्स में हमारी यही आ जाती हैं। CPU registers, it includes the program counter must be saved and restored when the process is swept in and swept out। CPU रजिस्टर्स में हम ना प्रोग्राम काउंटर पे एक एड्रेस को सेव कर लेते हैं, उसमें हमारा होता है नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है जब एक प्रोसेस खत्म हो जाती है तो कब हमें इसे स्वेप्ड इन करना है, और जैसे वो खत्म हो जाती है तो दूसरी कौन सी प्रोसेस को हमें इसमें स्वेप्ड आउट करना है, कब हम किस प्रोसेस को कॉल कर रहे हैं और कब हमें रिटर्न करना है उसका सारा एग्जीक्यूशन वगैरह। तो ये सारा हमारा CPU रजिस्टर्स के अंदर आ जाता है। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में हमारी आ जाती है, इसमें हम ये स्टोर करके रखते हैं कि CPU का यूसेज कितना हुआ, उसके टाइम लिमिट्स कितने लिए हैं, कितनी आईडीज़ को एग्जीक्यूट किया है, वो इन्फॉर्मेशन हमारी अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। उसके बाद इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, जैसे अब हमने किस प्रोसेस को कितने डिवाइस अलॉट किए हैं, किस फाइल पे किस डिवाइस ने क्या काम किया है, कितनी फाइल्स को ओपन किया है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, कि हमें CPU को शेड्यूल करने की वाली इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर करनी होती है। शेड्यूलिंग का मतलब हो जाता है कि हमने किस जॉब को किस प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूट किया है। जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं CPU शेड्यूलिंग के, कि प्रायोरिटी दिया हमने पहले सबसे ज़्यादा जॉब्स को, कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिसको रखा है, सेकंड पे, थर्ड पे किस प्रोसेस को रखा है, किस बेस पे रखा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को रखा है या फर्स्ट सर्व वाली है, एंड लॉन्गेस्ट जॉब है। तो इस टाइप के बहुत सारी हमारे पास
जॉब्स के टाइप होते हैं, तो डिपेंड करता है कि हाई प्रायोरिटी फॉर शॉर्टेस्ट जॉब्स इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में। तो आज प्रोसेस का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल से हम करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में डिस्कस। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसके सेकंड पार्ट के साथ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। थैंक यू सो मच, राधे राधे वंस अगेन।